नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सामाजिक न्याय के संबंध में बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने फिर वापस उपस्थित हुई हूँ। आज हम पढ़ेंगे बाबा साहब अम्बेडकर को। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम यह पढ़ेंगे डॉक्टर अम्बेडकर का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, वकालत का व्यवसाय और सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है, सामाजिक न्याय के आदर्श की स्थिति के लंबे के लिए अम्बेडकर द्वारा किए गए प्रयास क्या थे, वर्ण व्यवस्था, कर्मफल के सिद्धांत का खंडन, जाति प्रथा का उन्मूलन, छुआछूत की जड़ जात पात है और लोकतंत्र एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन है, समानता केवल हिंदू समाज तक ही सीमित नहीं। इन सभी विषयों पर हम एक चर्चा करेंगे आपके साथ। विद्यार्थियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान मानवतावादी, बुद्धिजीवी, कानूनवेत्ता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले बेजोड़ योद्धा रहे हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल दलितों का मसीहा नहीं कहा जाता, उनके साथ न्याय नहीं हो दलितों का मसीहा कहना और उनके साथ न्याय नहीं होगा। हमें उनके व्यक्तित्व की व्यापकता और उनके चिंतन की गहराइयों को भी समझना होगा। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि बाबा साहब अम्बेडकर को केवल दलितों का मसीहा ही कहना सही नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व की व्यापकता और उनके चिंतन की गहराइयों को भी हमें भरपूर रूप से हमें समझना होगा, गहन रूप से हमें समझना होगा। विद्यार्थियों, सामाजिक चिंतन के साथ साथ वह एक राजनीतिक और आर्थिक विचारक के रूप में भी याद किए जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में हम चर्चा करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के महार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी संगपाल और माता का नाम श्रीमती भीमाबाई था। उनके पुरखे अम्बावाड़े नामक छोटे से देहात में रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ अम्बा वाडेकर उपनाम स्वीकार कर लिया। बाद में उनके एक शिक्षक ने इसे बदलकर अम्बेडकर कर दिया। अब महाराष्ट्र की महार जाति अपने पराक्रम और ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। विद्यार्थियों, फिर भी भीमराव अंबेडकर को जात पात और छुआछूत के कारण बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर उन्हें जब एक प्रश्न हल करना था तो उन्हें वहां तक जाने के लिए इसलिए रोक दिया गया कि ब्लैक बोर्ड के पास ही तथाकथित ऊंची जातियों के बच्चों के खाने के पात्र रखे हुए थे। खाने के पात्र जब वहां से हटा लिए गए विद्यार्थियों, तभी अंबेडकर को ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने की अनुमति मिली। सन 1907 में उन्होंने मैट्रिक हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और प्रतिभा से प्रभावित होकर बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर लिया। भीमराव ने 1912 में बीए की परीक्षा पास की और कुछ दिनों तक बड़ौदा राज्य की सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में उन्होंने कार्य किया। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र और कानून की ऊंची पढ़ाई। विद्यार्थियों, उन्होंने अर्थशास्त्र में और कानून की ऊंची भी पढ़ाई करी। महाराजा बड़ौदा की छात्रवृत्ति पर वह अमेरिका चले गए। 1923 में जिस समय वह भारत लौटे तब तक वह अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में लिखाई पढ़ाई भी कर चुके थे। 1916 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की। उनके शोध कार्य का विषय था नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, अर्थात ब्रिटिश या अन्य विदेशी कंपनियों की आय का कितना हिस्सा भारत के काम आया। इसके बाद विद्यार्थियों वे लंदन चले गए और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भारत के केंद्रीय वित्त में प्रांतों की हिस्सेदारी विषय पर अनुसंधान करके पुनः डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित कर ली। कानून के अध्ययन के लिए उन्होंने ग्रेजिन संस्थान में प्रवेश किया और बैरिस्टर बन गए। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, वकालत का व्यवसाय और सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किस प्रकार का रहा, इसकी हम चर्चा करते हैं। अप्रैल 1923 में अंबेडकर भारत लौटे और मुंबई में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। अंबेडकर जो पढ़ते थे और सोचते थे उन्हें व्यवहारिक रूप से देने का प्रयास भी करते थे। मतलब जो कुछ वो पढ़ते थे उन्हें व्यवहारिक धरातल पर लाने का पूरा प्रयास करते थे। गौतम बुद्ध, कबीर, महात्मा फूले की शिक्षाओं से ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्हें हिंदू समाज के अभिशाप छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करने का भी प्रण लिया। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत
हितकारिणी सभा की स्थापना की और घोषणा की कि 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया। इसी वर्ष उन्हें अछूतोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने महाड़ के चवदार तालाब में सामूहिक रूप में पानी पिया, क्योंकि उन दिनों जिन लोगों को अछूत समझा जाता था वहां से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। लगभग 15,000 दलित बंधुओं को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा, हम अगर चवदार तालाब का पानी नहीं पीते हैं तो मर नहीं जाएंगे, पर हमें यह दिखाना है कि हम भी दूसरों जैसे ही इंसान हैं। बराबरी के हक को पाने के लिए यह सभा बुलाई गई। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी और 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत में नामक मराठी पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न लेखों के माध्यम से अछूतो उद्धार कार्यक्रम भी शुरू किए। इसके बाद विद्यार्थियों राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पर हम प्रकाश डालते हैं। सन 1927 के आरंभ में डॉक्टर अंबेडकर को बंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। उन दिनों बंबई प्रांत में न केवल महाराष्ट्र बल्कि वर्तमान गुजरात के भी सभी क्षेत्र व प्रदेश शामिल थे। वे 1934 तक विधान परिषद की सदस्य बने रहे, जहां भारत की आर्थिक दुर्दशा और दलित समाज की अन्यायपूर्ण स्थिति के खिलाफ उनकी आवाज गूंजती रही। मार्च 1923 में डॉक्टर अंबेडकर ने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश पर मनाही के विरुद्ध सत्याग्रह छेड़ दिया। लंदन में आयोजित पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार दलितों की स्थिति में सुधार लाने में असफल रही। डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक मांग पेश की, जैसे कि अस्पृश्यों यानी छुआछूत के लिए समान मानवीय अधिकार और विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा उनके हितों के देखभाल के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना। मतलब अंबेडकर ने जो मांगे पेश करी, अस्पृश्यों यानी अछूतों के लिए समान मानवीय अधिकार होना चाहिए, विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए और अनेक हितों को देखभाल करने के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना भी होनी चाहिए। अपने इस अभियान को सफलता का बाना पहनाने के लिए उन्होंने 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी और भारत के इतिहास में दलितों द्वारा बनाई गई यह पहली राजनीतिक पार्टी थी और उन दिनों इसकी गतिविधि बंबई प्रांत तक सीमित थी। फरवरी 1937 के विधान परिषद चुनावों में पार्टी ने 17 उम्मीदवार खड़े कर लिए और जिनमें से 15 चुनाव जो है उन्होंने जीत लिए। उनकी इस सफलता का देश के सभी दलितों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनके नेतृत्व की ओर निहारने लगे। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक अखिल भारतीय पार्टी बनाने का फैसला किया, जिसका नाम शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन रखा और इसी वर्ष पर भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने और लगभग 4 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे कानून बनवाए और फरवरी 1946 में मजदूरों का कार्य दिवस 10 घंटों से घटाकर 8 घंटे कर दिया गया। 1946 में बाबा साहेब बंगाल से चुनाव लड़कर भारत की संविधान सभा में पहुंचे और उन्हें संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वे भारत के पहले विधि मंत्री बने और 1951 में कुछ बातों पर असहमति के कारण उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसी वर्ष उन्होंने एक नई पार्टी बनाने का फैसला किया, परंतु 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया और उनके अनुयायियों ने उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की, जिसकी घोषणा मृत्यु के लगभग 10 महीने के बाद की गई। पार्टी के संविधान में यह कहा गया, विद्यार्थियों की पार्टी हर भारतीय के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार को मान्यता देगी। डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान के भंडार थे। विवर्ले निकोलस नाम के प्रसिद्ध पत्रकार ने उनकी गणना भारत के श्रेष्ठतम विद्वानों में की। उनकी बहुत सी कृतियां थी, जैसे कि शूद्र कौन थे, जाति प्रथा का उन्मूलन, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, बुद्ध और धम्मा। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सी पुस्तकों का भी लिखा। और इसके बाद देखिए आप डॉक्टर अंबेडकर का चित्र, यदि सामाजिक ढांचा नहीं बदला गया तो ये जल्दी ही ढह जाएगा। समानता का अर्थ है सभी को समान अवसर मिले और
प्रतिभा को ही मान्यता, प्रतिभा को ही प्रोत्साहन दिया जाए। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था और शासन प्रणाली है जिसमें आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में बिना रक्तपात के क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु कोई एक वर्ग इतना योग्य नहीं होता कि दूसरे वर्ग पर शासन कर सके। मैं अपने राष्ट्र के बीच राष्ट्र को ही महत्व दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर। तो इस प्रकार से उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उनकी पुस्तकों में वू वर द शूद्रास और एनिलेशन ऑफ कास्ट, जातीय प्रथा का उन्मूलन, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, द बुद्धा एंड हिज धम्म, ये किताबें आपको विशेष रूप से याद रखनी है विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी और परीक्षा के हिसाब से भी, कक्षा परीक्षा के हिसाब से भी आपको महत्वपूर्ण है ये किताबें, और यह लघु प्रश्नों में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इन पुस्तकों का नाम मैं आपको फिर बोल देती हूँ। वू वर द शूद्रास, एनिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिज धम्म। इस प्रकार से विद्यार्थियों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं सामाजिक न्याय का अर्थ। किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को परिभाषित किया है, हम बात करते हैं। सबसे पहले न्याय का क्या अर्थ है? एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक हितों के साथ तालमेल बिठाया जाए। स्वभाव से व्यक्ति का आचरण केवल अपने हितों की पूर्ति के इर्द गिर्द घूमता है, पर उसका आचरण न्याय युक्त तभी माना जाएगा जब वह अन्य लोगों के विकास में कोई विघ्न या बाधा नहीं पहुंचाए। तो क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति के आचरण और समाज के व्यापक हितों के साथ तालमेल हो, आपस में सहसंबंध बनाया जाए। और स्वभाव से व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए? अपने हितों की पूर्ति के साथ साथ अन्य लोगों के हितों की पूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई जाए। अध्ययन की सुविधा के लिए हम न्याय को विभिन्न पहलुओं की चर्चा हम कर सकते हैं, जैसे कि न्याय का कानूनी पक्ष, आर्थिक पक्ष, न्याय का राजनीतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। सामाजिक न्याय अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सामाजिक कल्याण के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी शामिल होता है विद्यार्थियों। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता और अवसर की समानता और बंधुता का आदर्श भी उसकी परिधि में आ जाता है। स्वतंत्रता और समानता के बिना न्याय का आदर्श बिल्कुल निस्सार हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 में सामाजिक न्याय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। इसे अनुच्छेद के अनुसार न्याय को आदर्श लोक कल्याण के आदर्श से अलग हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय का अर्थ है व्यक्ति के बीच केवल मजहब, वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। हर व्यक्ति को आत्म विकास के सभी अवसर सुलभ हों, अर्थात किसी को किसी के रूप में शोषण न हो। हर व्यक्ति को अपने आप में साध्य माना जाए और किसी अन्य व्यक्ति के हितों की पूर्ति का मात्र साधन नहीं माना जाना चाहिए। भारत की अनेक जातियां सदियों से उपेक्षित रही हैं, उनका शोषण और दमन हुआ है और इन्हीं बड़ी यातनाओं का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि अनेक जातियों को अछूत घोषित कर दिया गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में विद्यार्थियों हुए भक्ति आंदोलनों ने दलितों की मुक्ति का मार्ग खोला और कबीर, दादू मलुकदास और गुरु नानक ने यह कहा कि जात पात व्यर्थ है, अछूत कहकर मनुष्य का अपमान करना अन्याय है, सच्चा धर्म तीर्थ और मंदिर में नहीं मनुष्य के स्वच्छ हृदय में बसता है। किंतु तथाकथित ऊंची जाति वालों ने इस शिक्षा को उत्साह से ग्रहण नहीं किया और 19वीं सदी में एक बार फिर इसी शिक्षा को आंदोलन का रूप दे दिया गया। 20वीं शताब्दी में गांधी ने अछूतोद्धार का बीड़ा उठाया और डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ मानो जिहादी छेड़ दिया। उनका व्यक्तित्व तूफान के समान था और वे दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध किए गए विद्रोह का प्रतीक भी थे। सामाजिक न्याय के आदर्श की स्थिति के लिए अंबेडकर द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कुछ निश्चित मान्यताएं रखी थी। न्याय को जीवन का श्रेष्ठ मूल्य मानकर उन्होंने समाज को बदलने का प्रयास किया, जिसमें पहला आता है वर्ण व्यवस्था और कर्म फल के सिद्धांत का खंडन। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर में बहुत सी बातें समान थी। दोनों दलितों के उद्धार चाहते थे और किंतु वर्ण व्यवस्था के बारे में दोनों के बीच भारी मतभेद थे।
गांधी जी पुनर्जन्म और कर्म फल में विश्वास रखते थे, जिसका सार तत्व यह है कि पिछले जन्म के कर्म का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, इस जन्म के अच्छे कामों का प्रतिफल अगले जन्म में। डॉक्टर अंबेडकर ने इस दर्शन को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि इसे दलित वर्ग अपने को असहाय महसूस करता है। इसके अतिरिक्त कर्म फल का सिद्धांत ऊंची जाति वालों के हृदय में दलितों के कष्ट के प्रति आक्रोश के बजाय उदासीनता पैदा करता है। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि दलितों को किसी की उदारता पर भरोसा न करके स्वयं अपनी मुक्ति की तलाश खुद करनी चाहिए। अंबेडकर ने दलितों को यह भी सिखाया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि शिक्षा के बिना जागृति संभव नहीं है। साथ ही उन्हें मदिरापान जैसी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे स्वास्थ्य, पैसा, आचरण तीनों को हानि पहुंचती है। 1945 में उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और जिसके तत्वाधान में दलितों के लिए महाराष्ट्र में कई कॉलेज भी खोले गए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी बातें एक समान जैसी थी, जिस प्रकार से उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था और कर्म फल के सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन किया। जाति प्रथा का उन्मूलन। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, मनु ने जाति विधान का निर्माण नहीं किया, न वह ऐसा कर सकते थे। जाति प्रथा मनु से पहले ही विद्यमान थी, वह तो इसका पोषक था, इसलिए उसने इसे एक दर्शन का रूप दे दिया। जाति प्रथा का मूल आधार जन्म है। जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज असंख्य इकाइयों में बटा हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में जाति प्रथा आज भी एक जीवंत शक्ति है, जिसने बड़ी हानियां पहुंचाई। जातियां विद्वेष के कारण हिंदू कभी एक नहीं हो सके और न उन्हें सामूहिक चेतना का निर्माण हुआ। जाति प्रथा आपसी घृणा को बढ़ाती है, इसने हमारे समूचे जीवन को विषाक्त कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जात पात एक भयंकर दैत्य के समान है, जो प्रगति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, और जब तक हम इस दैत्य का विनाश नहीं करेंगे, तब तक राजनीति सुधार संभव नहीं है और न ही आर्थिक सुधार संभव है। इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा की घृणा करते हुए जाति प्रथा को मूल रूप से खत्म करने का प्रयास किया था। छुआछूत की जड़ जाति पात है। उन्होंने कहा, अंबेडकर जी ने, कि चतुर्वर्ण और जात पात से उपजी अस्पृश्यता ही दलितों के पिछड़ेपन का मूल कारण है। शूद्रों के ऊपर समाज के सारे घृणित और गंदे काम थोप दिए गए, उन्हें अस्पृश्य समझा गया, उन्हें अछूत समझा गया और दलित समाज में जन्म लेना व्यक्ति के लिए एक अभिशाप बन गया। दलितों को सार्वजनिक कुओं, तालाबों से पानी लेने की मनाही कर दी गई। उनको मंदिरों तक में जाने की अनुमति नहीं थी। शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार होता है, उनका कानूनिक विवरण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मराठा पेशवाओं के शासन में अस्पृश्य यानी अछूत लोगों के लिए यह आवश्यक था कि वे अपनी कलाई या गर्दन में निशान के तौर पर एक काला धागा बांधें, जिससे कि ऊंची जाति वाले हिंदू उनसे छूकर अपवित्र होने से बच जाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उद्धार के लिए दलित जाति संघ बनाया। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया। जब उनसे ये पूछा गया कि अछूत यदि हरिजन है तो बाकी हिंदुओं को वे क्या कहकर पुकारेंगे, तो गांधी का उत्तर था, वे दुर्जन है। तुरंत इस शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने लेखों में नहीं किया, परंतु इस शब्द का प्रयोग जो है उन्होंने अपने लेखों में कभी नहीं किया। इसलिए अंबेडकर के अनुयायियों को हरिजन शब्द का प्रयोग पर आपत्ति रही और उन्होंने दलित शब्द का प्रचार किया और लोगों ने इसे तहे दिल से अपना भी लिया। लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक प्रणाली है। विद्यार्थियों, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था शासन प्रणाली है जिसमें आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बिना रक्तपात के क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। उनका मानना है कि संसदीय लोकतंत्र ही भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें वंशागत शासन नहीं होता। अर्थात ये नहीं कि राजा की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर उसका पुत्र या मनोनीत वंशज ही बनेगा। इसमें जनप्रतिनिधियों को जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करके एक ऐसी सरकार को बदल सकते हैं जो उनकी इच्छा को सम्मान करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की यह भी मान्यता थी कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। सामाजिक लोकतंत्र लाने के लिए जात पात और छुआछूत आदि का निपटाना
मिटाना बहुत जरूरी है। साथ ही आर्थिक असमानताएं भी दूर करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर चुनावों में समाजवादी प्रणाली के साथ सहयोग करने के पक्ष में थे, पर उन्होंने कम्युनिस्टों का विरोध किया और लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा कि दलित समाज अगर कम्युनिस्ट हो गया तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। लोकतंत्र के संबंध में बाबा साहेब के कुछ अन्य मान्यताएं भी थी, जैसे कि जब तक चुनाव सांप्रदायिक आधार पर होते रहेंगे तब तक बहुसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के पक्ष में ही वोट पड़ेंगे। आर्थिक संरक्षण के बिना राजनीतिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। राज्य किसी मजहब विशेष से संबंध नहीं हो और सभी को मजहबी आजादी होनी चाहिए। कोई भी शिक्षण संस्था जिसका खर्च सरकार उठाती है मजहबी शिक्षा नहीं देगी। और लोकतंत्र के लिए भाषा पर आधारित प्रदेशों यानी राज्यों की रचना आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने बात करी असमानता केवल हिंदू समाज तक ही सीमित नहीं है। अंबेडकर के अनुसार असमानता केवल हिंदू समाज तक ही सीमित नहीं है, कई और देशों समाजों में भी आजाद व गुलाम तथा सम्मानित और तिरस्कृत आदि भेदभाव मौजूद हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय बात है विद्यार्थियों की भारतीय मुसलमानों के प्रमुख नेता सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज को सुधारने के लिए पर्दे की प्रथा का विरोध भी किया और स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने यह भी निर्णय लिया विद्यार्थियों की इस्लाम को अपनी पुरानी परतें तोड़कर युगानुरूप बनना चाहिए। कुरान शरीफ की उन्होंने जो टीका लिखी है बहुत अंशों में बुद्धिवादी रही है। अब हम बात करते हैं सारांश की। संक्षेप में हम कह सकते हैं विद्यार्थियों डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। वे भारत भूमि में जातिवाद, वर्णभेद, छुआछूत और धार्मिक असहिष्णुता मिटा देना चाहते थे। वे समाजवाद के पक्षधर थे। उनके अनुसार आर्थिक व सामाजिक असमानताओं पर टिका लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता। लगभग 65 वर्ष की आयु में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने से ठीक एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते उन्होंने कहा कि मैंने महात्मा गांधी को आश्वासन दिया था कि मैं कोई ऐसा मार्ग नहीं अपनाऊंगा जिससे हिंदू धर्म की हानि कम से कम हो। बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही अंग है। भगवान दास लिखते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर का विश्वास था कि मानव समाज के लिए आज ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो आदमी को आदमी से तोड़ता है, सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है, नैतिकता जिसकी मूल बुनियाद हो, विज्ञान से नहीं टकराता हो। उन्हें बौद्ध धर्म में ये सब अच्छाइयां नजर आई, इसलिए उन्होंने 65 वर्ष की आयु में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं इस अध्याय के सार संक्षेप की। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक चिंतक के साथ साथ एक राजनीतिक और आर्थिक विचारक के रूप में भी याद किए जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के महार परिवार में पैदा हुए। जात पात और छुआछूत के कारण बचपन में ही संघर्ष करना पड़ा। भीमराव ने 1912 में बीए की परीक्षा पास की। महाराजा बड़ौदा की छात्रवृत्ति पर वह अमेरिका चले गए और 1923 में भारत लौटे। वे अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी की श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में लिखाई पढ़ाई कर चुके थे। वकालत का व्यवसाय, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण उन्होंने किया। 1924 में बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना करी। 1927 में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन किया। चौदार तालाब में सामूहिक रूप से जल ग्रहण किया। इसी वर्ष बंबई विधान परिषद के सदस्य बने। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी। 1942 में भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने। 1946 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए। उन्हें संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नेहरू मंत्रिमंडल में भारत के प्रथम विधि मंत्री बने और 1951 में मंत्री पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपना लिया 65 वर्ष की आयु में, और 6 दिसंबर को उनका देहांत हो गया और उनके अनुयायियों ने उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करी। सामाजिक न्याय का अर्थ हमने पढ़ा कि एक व्यापक अवधारणा है ये, जिसमें सामाजिक कल्याण के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी शामिल है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता, अवसरों की समानता व बंधुता का आदर्श भी उसकी परिधि में आता है। विद्यार्थियों, सामाजिक न्याय के आदर्श की सिद्धि के लिए अंबेडकर ने अपने प्रयास किए भरपूर। वर्ण व्यवस्था और कर्मफल का खंडन किया, जाति प्रथा का उन्मूलन किया, छुआछूत की जड़ जात पात है, दलितों के उद्धार के लिए दलित जाति संघ बनाया। लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन है। असमानता केवल हिंदू समाज तक ही सीमित नहीं, ये कई देशों समाजों में भी सम्मानित व तिरस्कृत
और भेदभाव मौजूद है यहाँ पर। और सारांश में डॉक्टर अंबेडकर भारत भूमि से जातिवाद, वर्ण भेद, छुआछूत, धार्मिक सही असहिष्णुता मिटा देना चाहते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वह भी भारतीय संस्कृति का ही अंग है। विद्यार्थियों, हम अभ्यास प्रश्नों को देखें तो सामाजिक न्याय के आदर्श की सिद्धि के लिए डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों का वर्णन इसमें हमें करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें इसमें अथवा में बताया गया है, इसी की भांति सामाजिक न्याय के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण पर एक लघु निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि सामाजिक न्याय के संबंध में बाबा साहब अंबेडकर के विचार आपको समझ आए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे, और इन सभी विचारों का अनुसरण हमें अपने जीवन में करना है। तभी जाकर के हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को साक्षात कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप में उनको लागू कर सकते हैं, उनको व्यवहारिक रूप दे सकते हैं। इसके साथ ही यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजनीतिक तर्क और बहस के कुछ मुद्दों को हम देखेंगे, जिसमें हम सेंसर व्यवस्था को देखेंगे और राजनीतिक तर्क को हम देखेंगे कि राजनीतिक तर्क की अवधारणा क्या है और सेंसर व्यवस्था क्या हो सकती है। इसके साथ ही यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।